तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स जो कि डीएनए है और आरएनए आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल हमारा है वो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। कुछ वायरसेस में जैसे कोरोना वायरस है उसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, आरएनए मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर, ठीक है। हमारे अंदर भी आरएनए है बट वो हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, हमारे अंदर वो हीरो नहीं है, हमारे अंदर वो साइड हीरो, ठीक है। तो हमारे अंदर जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए, जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए, न्यूक्लिक एसिड तो दोनों है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ ह्यूमंस इज डीएनए बट वी आल्सो हैव आरएनए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। एक तरह से सेक्रेटरी की तरह काम करता है हमारे अंदर। डीएनए इज द बॉस एंड आरएनए इज सेक्रेटरी, ठीक है। अब डीएनए की बात करें हम, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। अब डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जो है ये आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज वन न्यूक्लियोटाइड। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको आप ध्यान से देखो न्यूक्लियोटाइड 1 को, यहाँ पे हमें एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसपे ए लिखा हुआ है जो कि एडेनिन होगा, ठीक है। डीएनए में 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है। तो ए होगा या टी होगा या जी होगा या सी होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक नाइट्रोजिनस बेस, क्या कहलाएगा ये, नाइट्रोजिनस बेस। ये किसके साथ जुड़ा है, एक पेंटोज शुगर के साथ। ये सारी चीजें हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं। दिस इज एन पेंटोज राइबोज शुगर। डीएनए के केस में ये डीऑक्सीराइबोज होगा, आरएनए के केस में ये राइबोज, सिर्फ राइबोज होगा, ठीक है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या डिफरेंस है, सेकेंड पोजीशन ऑफ कार्बन पे डीऑक्सीराइबोज में OH की जगह पे सिर्फ H होगा और राइबोज में वहां पर OH होगा, ठीक है। इतना डिफरेंस है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज मतलब एक ऑक्सीजन कम होगा ऑन द सेकेंड कार्बन ऑफ राइबोज शुगर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पर ये 4 हो सकते, कोई भी 4 हो सकते, ATGC में से एक यहाँ पर होगा। ये हो गया हमारा पेंटोज शुगर जो कि डीऑक्सीराइबोज है डीएनए के केस में और राइबोज है आरएनए के केस में, और वो जुड़ा हुआ है एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं, एक नाइट्रोजनस बेस जो कि 4 तरह के हैं, आरएनए के केस में टी की जगह पे यू होता है, ठीक है। तो टोटल न्यूक्लियोटाइड्स 5 है, ATGCU। डीएनए में ATGC मिलेगा और आरएनए में टी की जगह पे यू मिलेगा, वो हम लोग और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक नाइट्रोजनस बेस हो गया, एक पेंटोज शुगर हो गया और एक फॉस्फेट हो गया, तीनों मिलाकर एक बनता है न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। ये इस तरीके से एक डीएनए का एक हेलिक्स बनेगा, ऐसा सामने भी सेम हेलिक्स होगा और वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। जैसे ए के सामने वाले हेलिक्स को होगा टी, ठीक है, टी के सामने होगा ए, जी के सामने होगा सी और सी के सामने होगा जी। मींस एवरीवेयर इन एवरी डीएनए ए विल ऑलवेज फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद टी। एक तो देखो ये खुद का चेन है, मींस एक तो ये चेन है, इसमें न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 4, वैसे ही एक दूसरा चेन होगा न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 4, ठीक है। ये हम एक चेन दिखा रहे हैं, ये 2 चेन आपस में जुड़े होंगे, जिसमें अगर इसमें न्यूक्लियोटाइड 1 ए है, इसमें फर्स्ट चेन में अगर न्यूक्लियोटाइड 1 ए है तो सेकंड चेन में जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा वो टी होगा। सेकंड न्यूक्लियोटाइड अगर यहाँ पर फर्स्ट चेन में सी है तो यहाँ पे जी होगा। ए और टी के बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और जी और सी के बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ये हमेशा याद रखना है, ए और टी के बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आमने सामने, ठीक है, स्ट्रैंड्स में, और जी और सी के बीच में हमेशा 3 बॉन्ड होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये डीएनए और आरएनए को हम बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का बना है, ठीक है, ये समझ गए। अब एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट है, हम लोगों ने पढ़ा, ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, ये एक पेंटोज शुगर है, राइबोज इन द केस ऑफ आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज इन द केस ऑफ डीएनए, ठीक है। और
थर्ड है हमारा ये फॉस्फेट ग्रुप। तो तीन चीजें मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं इसमें से फॉस्फेट हटा दूं तब मैं इसे बोलूंगा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट बिकम्स न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होगा, एक नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर, फॉस्फेट नहीं होगा। अगर नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस और शुगर जुड़े हुए हैं उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, SIDE। और उसके साथ एक फॉस्फेट जुड़ जाता है। फॉस्फेट कहां से आएगा, ATP से। ATP आके एक न्यूक्लियोसाइड को फॉस्फेट दे देता है। नाउ दैट न्यूक्लियोसाइड बिकम्स न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि उसमें तीन चीजें आ गई। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ गए। अब आगे चलते हैं इसमें हम लोग। अब न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजनस बेस था वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्यूरिन्स एंड प्रिमिडिन्स। प्यूरिन्स में आते हैं एडेनिन और ग्वानिन, यहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर है एडेनिन और ग्वानिन का। प्रिमिडिन्स जो है साइटोसिन, फिर क्या बचा थाइमिन और यूरेसिल। ठीक है, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स है। प्यूरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें A और G आएगा, A और G। प्रिमिडिन्स में CTU जो कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स है। अगर हम देखें DNA में AGCT ये चार होंगे, यूरेसिल नहीं होगा। RNA के केस में T की जगह पे यूरेसिल होगा। अगर मैं देखूं तो थाइमिन और यूरेसिल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्या डिफरेंस है, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर का, सिर्फ यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर नहीं है, बाकी सब सेम है। तो थाइमिन को मैं क्या बोल सकता हूँ, 5 मिथाइल यूरेसिल। थाइमिन और यूरेसिल ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर, एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है। ठीक है, थाइमिन इज प्रेजेंट इन DNA एंड यूरेसिल ओनली इन RNA। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। तो नाइट्रोजनस बेस 5 टाइप के, जिनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया है, डबल रिंग वाले प्यूरिन्स और सिंगल रिंग वाले प्रिमिडिन्स। प्यूरिन्स में एडेनिन एंड ग्वानिन और प्रिमिडिन्स में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ठीक है, DNA में सिर्फ थाइमिन मिलेगा और RNA में सिर्फ यूरेसिल मिलेगा। ठीक है, इतना समझ गए हम लोग। अब स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। In nitrogenous base is linked to pentose sugar through a N-glycosidic linkage। ये पूछा जाएगा कि पेंटोस शुगर जो है वो नाइट्रोजनस बेस से कौन से बॉन्ड से जुड़ा है, तो N-glycosidic बॉन्ड। ठीक है, ये क्या बना, टू फॉर्म ए न्यूक्लियोसाइड। जब तक फॉस्फेट नहीं जुड़ा है, अगर दो कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बन गया। तो न्यूक्लियोसाइड्स को क्या बोलेंगे हम लोग, RNA में एडिनोसिन, और न्यूक्लियोसाइड को यहाँ पे बोलेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। ग्वानिन ग्वानिनोसिन, ठीक है, डीऑक्सी ग्वानिनोसिन। साइटिडीन डीऑक्सी साइटिडीन। यूरिडीन डीऑक्सी थाइमिडीन। ठीक है, समझ गए। अब नाइट्रोजनस बेस्ड शुगर जुड़ा, अब इसके साथ जुड़ जाएगा फॉस्फेट, तो इट बिकम्स ए न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड है 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेस जिसमें वो 4 हो सकते हैं, 5। ठीक है, DNA के केस में ATGC और RNA के केस में AUGC। ठीक है, पेंटो शुगर DNA के केस में डीऑक्सी राइबोस, RNA के केस में राइबोस। ठीक है, DNA के केस में जो सेकंड पोजीशन है कार्बन का, यहाँ पर OH नहीं होगा, उसकी जगह H होगा। और एक फॉस्फेट ग्रुप, दिस फॉर्म से न्यूक्लियोटाइड। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के बनाते हैं हमारा DNA। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इन RNA each nucleotide has an additional OH group at second position of ribose। जो मैंने आपको बताया, RNA में यहाँ पर OH होगा, और अगर मैं इसको डीऑक्सीराइबोस करूं तो यहाँ से O निकल जाएगा, सिर्फ H होगा। ठीक है, एक OH ग्रुप यहाँ पर कम हो जाएगा इन द केस ऑफ DNA। RNA में यहाँ पे OH, सेकेंड कार्बन देखो, फर्स्ट कार्बन ये है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो सेकेंड कार्बन पे राइबोस में, राइबोस किस में होगा, RNA में शुगर, तो राइबोस में यहाँ OH ग्रुप होगा और डीऑक्सीराइबोस में यहाँ पर H ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप DNA में नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल H होगा। ठीक है, अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये पूरा तीनों, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, देखो, इसका शुगर इसके फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा। वैसे ये जो फॉस्फेट है ये आगे सामने वाले के शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा। देखो, ये फॉस्फेट और शुगर पीछे की तरफ रहेंगे, AT ये जो GC आ रहा है ये आगे की तरफ रहेंगे, और दूसरी वाली चेन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। मींस यहाँ पर एक दूसरी चेन आएगी जो इसके साथ बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, तो ये बैकबोन में रहेंगे फॉस्फेट और शुगर। तो एक न्यूक्लियोटाइड का शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर,
दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएंगे जिसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसकी तरीके से ऐसे ये पूरा एक हेलिक्स डीएनए का बनेगा, ठीक है, एक सिंगल स्ट्रैंड। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंड बन गया, इसी को हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए आपस में, ठीक है। तो देखो ये इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक में जी है तो सामने वाले में सी, इसको हम लोग और खोल के देखेंगे यहाँ पर। अब ये फर्स्ट टाइम किसको मिला, फ्रेडरिक मेशर 1869 में आइडेंटिफाइड डीएनए नेम्ड इट एज न्यूक्लियन, ठीक है। इन्होंने डीएनए आइडेंटिफाई किया, उसका नाम रखा न्यूक्लियन, ठीक है। उसके बाद इसका ये वाला जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं सब जगह, ये वाला जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, वो प्रपोज किया जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। ये बहुत फेमस है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है इसके लिए, ठीक है। तो डबल हेलिक्स मॉडल वाज गिवन बाय फ्रांसिस एंड क्रिक, ठीक है, ऑन द बेस्ड ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है। इसके बारे में एक कहानी है, शायद मैंने आप लोगों को सुनाई हुई है, फिर से लाइव क्लास में बोलना, वापस सुनाऊंगा, ठीक है। तो ये कैसे इन्होंने फाइंड किया, बेसिक इन चारों में से बोला जाए सबसे ज्यादा मेहनत जो थी वो रोजालिंड फ्रैंकलिन की थी, क्योंकि उसने उसका डीएनए का एक्सरे निकाला था, ठीक है। बाकी ये मॉरिस विल्किन किसी काम का नहीं था, इसने कुछ नहीं किया था, बट ये लेबोरेटरी का बॉस था, इसलिए इसको भी नाम मिला। मेजर आइडिया जो था वो वाटसन एंड क्रिक का था, बट उनको ये एक्सरे टेक्निक नहीं आती थी, ठीक है। बट इन चारों ने मिलकर ये फाइंड आउट किया। उसमें से तीन को, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किन को नोबेल प्राइज मिला। रोजालिंड फ्रैंकलिन की डेथ हो गई थी ड्यू टू कैंसर, तो उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला, क्योंकि नोबेल प्राइज मरने के बाद नहीं दिया जाता, ठीक है। बट सबसे ज्यादा जो मेहनत इसमें थी वो रोजालिंड फ्रैंकलिन की थी, ठीक है। बट नोबेल प्राइज इन तीनों को मिला, ठीक है। बट बेसिकली अगर कॉमन लैंग्वेज में पूछा जाता है नॉर्मल टर्म में, तो मॉरिस विल्किन का भी नाम नहीं आता। डबल हेलिक्स मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, यही आपको बहुत सारी जगह सुनने को मिलेगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। देखो ये एक ब्लू वाली चेन है, ये एक चेन है और ये दूसरी चेन है, ठीक है। ये दो चेन आपस में जुड़े। अब देखो इस चेन में ये एक न्यूक्लियोटाइड है जी, मतलब जी में क्या क्या होगा, एक जी होगा, एक राइबो शुगर होगा, एक फॉस्फेट होगा। फॉस्फेट और राइबो शुगर पीछे की तरफ होंगे और जी बाहर की तरफ लटका होगा, ठीक है। अब ये जी सामने वाले के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा सी के साथ। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे यहाँ पे, तीन। एक सामने के साथ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे होंगे दो। तो ये वाली हेलिक्स जो है वो दूसरी वाली हेलिक्स से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो डीएनए इज ए टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। अब पिच ऑफ द हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। एक हेलिक्स का ये जो पिच है वो 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम से हम बोल सकते हैं, ठीक है। पूरा एक टर्न यहां से शुरू हुआ और वहीं उसी पोजीशन पे आके खत्म हुआ, तो उसको हम एक टर्न बोलेंगे, जिसमें 3.4 नैनोमीटर है ईच टर्न, ठीक है। इस हेलिक्स को ये जो पूरा दिया हुआ 3.4 नैनोमीटर, इसको हम बोलेंगे एक टर्न। एक टर्न में कितने बेसेस होंगे, 10, ठीक है। ये कितने होंगे यहाँ पर, 10, ठीक है, समझ गए। तो 3.4 नैनोमीटर के अंदर 10 बेसेस आ जाएंगे, ठीक है। 10 बेसेस नहीं, 10 बेस पेयर्स। इसको हम बोलेंगे एक बेस पेयर। जी के सामने सी है, दोनों आपस में जुड़े हुए, इसको हम बोलते हैं एक बेस पेयर, ठीक है। क्योंकि सब कुछ कपल में होने वाला है, जी के सामने हमेशा सी रहेगा, ए के सामने में टी। तो एक जो कपल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज बेस पेयर, ठीक है। एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे के साथ जुड़ा है, इसलिए बेस पेयर बोल रहे हैं। तो 10 बेस पेयर आएंगे 3.4 नैनोमीटर में, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर, दो के बीच में, मींस ये ऊपर वाला जीसी के बीच में और नीचे वाले एटी के बीच में कितना होगा, 0.34 नैनोमीटर, इसलिए 10 में 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, समझ गए। अब नाइट्रोजनस बेस हमने देखा, ये वाला जो एंड है इसका जो मार्किंग हम करते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम करते हैं, और यहां वे 5 प्राइम टू 3 प्राइम करते हैं, ठीक है। मतलब एंटी पैरेलल है दोनों जो हेलिक्स है, दोनों जो बेस पेयर्स है वो एंटी पैरेलल है, मींस इधर 3 है तो इधर 5 है, इधर 5 है तो इधर 3 है, ठीक है। तो बेस पेयर ए के सामने टी, जी के सामने सी। बैकबोन ऑफ डीएनए फॉर्म्ड बाय ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। बैकबोन अगर हम देखें दूसरे डायग्राम में आपको दिखाता हूं मैं, देखो
ये जो बैकबोन, इसको ध्यान से देखो, पीछे का जो बैकबोन है हेलिक्स का, वो फॉस्फेट और शुगर का है, जो आपस में जुड़े हुए हैं एक हेलिक्स में। इसी तरीके से सामने देखोगे उल्टा है, ठीक है। ये अगर यहाँ पे 5 प्राइम है तो यहाँ 3 प्राइम होगा। यहाँ पे पीछे की तरफ क्या है, ये शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। तो बैकबोन जो है दोनों हेलिक्स का, शुगर और फॉस्फेट का बना है। उसमें से नाइट्रोजनस बेस बाहर की तरफ लटका हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ से ए लटका है तो सामने से टी होगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से ये डबल हेलिक्स बन रहा है, और ये इस तरीके से हेलिक्स भी होता जा रहा है। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। वापिस आ जाते हैं। बैकबोन ऑफ डीएनए फॉर्म ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, बैकबोन देख लिया। बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, बेसिस जो है वो अंदर की तरफ झुके हुए, ATGCR बेसिस, ठीक है। टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, एंटी पैरेलल मींस अगर एक चेन 3 to 5 जा रही है तो दूसरी 5 to 3 जाएगी यहाँ पे, ठीक है। एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है दोनों का चेन्स का, ठीक है। बेसेस इन टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू H बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर्स, ठीक है। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, जिससे ये जो एक पूरा है, दिस इज कॉल्ड एज एक बेस पेयर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज बेस पेयर। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, और सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। प्यूरिन कम्स अपोजिट टू ए pyrimidine, दिस जनरेट्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स, ठीक है। और यहाँ पर एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस बन जाता है दोनों के बीच में, ठीक है। क्योंकि एक जो है डबल रिंग वाला होगा तो एक सिंगल रिंग वाला होगा, तो दोनों के बीच में गैप हमेशा सेम रहेगा। ऐसा नहीं यहाँ पे 2 रिंग वाले हैं तो यहाँ पे गैप ज्यादा हो गया, यहाँ पे दोनों सिंगल रिंग वाले हैं तो गैप छोटा होगा। एक हमेशा डबल रिंग वाला होगा, एक हमेशा सिंगल रिंग वाला, इसलिए जो बीच का जो गैप है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इतना समझ गए हम लोग, ठीक है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया, पेंटोस शुगर हो गया, बीच में नाइट्रोजनस बेस हो गए, और ये पूरा लिंकेज डीएनए का स्ट्रक्चर